नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, आज ये 33वां वीडियो है 33। इससे पहले जो है 32 वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ एसएससी एमटीएस के ऊपर। इस वीडियो में आपको ट्रेंडिंग स्टैटिक्स जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलती है, साथ ही साथ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न और उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। जो आप एरो का निशान देख रहे हैं, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो काफ़ी काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक प्रश्न है हमारा पहला, पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पीएम डिवाइन योजना कब लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन आपको सीएचएसएल में आ चुका है, तो इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है और इनके बारे में और भी कुछ जानकारी। तो पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला और युवाओं के लिए रोजगार की अवसर पैदा करना, रोजगार को सृजन करना, उनके आजीविका के स्रोत को मुहैया कराना। किनको? महिलाओं और युवा वर्ग के लोगों को। किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, तो ये है पीएम डिवाइन योजना का बेसिक उद्देश्य। इस योजना की शुरुआत 2022-23 की जो फाइनेंशियल ईयर वाली बजट आई थी, इसमें उद्घोषणा किया गया था। ये योजना कब तक चलाई जाएगी? जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जो चलाई जा रही है, तो कब तक जल पूर्ति की लक्ष्य रखी गई है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये योजना चलेगी आपको 15वें वित्त आयोग की समाप्ति तक। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और ये समाप्त होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ठीक है, तो ये 25-26 तक चलेगी आपका कौन सा? पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है, नंद कुमार सिंह है। वित्त आयोग किस प्रकार की निकाय होती है? तो पंचवर्षीय निकाय होती है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आर्टिकल से जो है मतलब आपका डिप्यूट करते हैं कौन? राष्ट्रपति साहब, तो संवैधानिक हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जाता है, आपको दे देगा कि भाई योजना आयोग या नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो आप कहते हैं कि सलाहकारी संस्था है या फिर असंवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है। इसीलिए ये डिस्कशन करना भी जरूरी था। इसके अलावा आर्टिकल 280 के थ्रू जो है वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। ठीक है, आगामी जो वित्त आयोग का गठन होगा 2026-27 वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो ये जो आपका 16वां वित्त आयोग होगा। ठीक है, इसके अलावा एक इसी प्रकार का योजना है प्रधानमंत्री का पीएम वाणी योजना। आजकल भाई साहब खाना एक वक्त की लोग कम खा सकते हैं, लेकिन मोबाइल में इंटरनेट नहीं होना तो ऐसे लगता है कुछ खो गया है। हमारा बात हो चाहे किसी का भी बात हो, तो पीएम वाणी योजना जो है ये 2020 में लॉन्च किया गया था और जो भी सार्वजनिक स्थल है वहां पे वाईफाई सुविधा मुहैया कराना इस योजना का बेसिक पर्पस है। समझ में आया? चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि असम में लड़कियों में प्रथम बार पीरियड आने पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था सीएचएसएल में कि पूर्वोत्तर भारत में जो आपका पीरियड आता है लड़कियों में पहली बार, तो ये त्योहार कितने दिन तक चलती है? तो आंसर था 7 दिनों तक। ठीक है, और ये किस राज्य में होती है? तो ये आपका असम के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे असम लिख लेंगे राइट आंसर, और इस त्योहार का नाम है तिलोनिया बिया। ये जो पीरियड आने पे जो त्योहार मनाई जाती है प्रथम बार जब लड़की युवावस्था में प्रवेश करती है, तो एक प्रकार का त्योहार होता है तिलोनिया बिया, जो असम में मनाई जाती है। और ये 7 दिनों तक अलग अलग फॉर्म से जो है उस बच्चे को गुजारा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस प्रकार के त्योहार को तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? निरातु बीजा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि एसएससी को ऐसे प्रश्न जो है काफी पसंद आते हैं जो जागरूकता फैलाने का काम करता है समाज में। इसके अलावा इस प्रकार के त्योहार को उड़ीसा में रजो महोत्सव कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है असम हो गया, तमिलनाडु हो गया और उड़ीसा में इस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तीनों जगह अलग अलग नाम है। असम में तिलोनिया बिया, तमिलनाडु में निरातु बीजा और उड़ीसा में रजो महोत्सव के नाम से जानते हैं। असम के जो अन्य त्योहार है दोस्तों, ये है आपका बिहू। बिहू भी 3 प्रकार के होते हैं। बगुरम्बा होता है, बिछुआ होता है। ये सब आपके असम के त्योहारों में से हैं। असम में आपको देखने को मिलेगा माजुली नदी द्वीप। ये संसार के सबसे बड़े नदी द्वीप है जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। प्राचीन समय में असम
स्थल को क्या कहा जाता था? तो कामरूप कहा जाता था। कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला का आयोजन भी असम के अंदर ही होता है। मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखोवा, पाबीतोरा, ये सब जो नेशनल पार्क्स हैं ये आपके असम के अंदर स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा तो ये भी प्लांट लगाया गया असम के जोरहाट में, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। डिगबोई तेल क्षेत्र जो इंडिया का पहला तेल क्षेत्र है जिसे 1901 में स्थापना किया गया था, तो ये भी असम के अंदर है। ठीक है, तो प्रश्न कोई सा भी हो उसके बारे में सारा डिटेल आपको जानकारी रखना है और मैं हमेशा देता हूं ताकि आपको जो है अधिक से अधिक फायदा हो सके। अगला हमारा प्रश्न है, सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए ये चर्चा का विषय है वर्तमान समय में, क्योंकि इसी महीने के शुरुआती सप्ताह में राष्ट्रपति जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, ये सुखोई जेट फाइटर में जो है उड़ान भरी हैं, तो चर्चा का सबब है। लेकिन स्टैटिक्स जीके के सेक्शन से ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है और बच्चे जो है द्रौपदी मुर्मू मार के आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो मैं हूं, है ना। तो सुखोई जेट फाइटर में प्रथम बार जो उड़ान भरी थी महिला राष्ट्रपति, ये थी प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, जो हमारे भारत के फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट भी थी, है ना। तो इन्होंने ये कारनामा जो है 2009 ईस्वी में किए थे, है ना। तो ये द्रौपदी मुर्मू जो अभी हुई है ये हमारे आजाद भारत के थर्ड प्रेसिडेंट यानी तीसरी राष्ट्रपति हुए हैं जो आपका सुखोई जेट फाइटर को उड़ाने का काम किया, मतलब उसमें बैठने का काम किए हैं। और सबसे पहले कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। इन्होंने 2006 में सर्वप्रथम सुखोई जो लड़ाकू फाइटर विमान होते हैं उसमें जो है यात्रा किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका महिला में प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, और सबसे पहले ओवरऑल प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2006 में, और लेटेस्ट में वर्तमान समय में अभी जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने साहिबा ने असम के तेजपुर एयर स्टेशन से सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी है। ठीक है, तो ये करंट सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में जो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये कहां से सुखोई जेट फाइटर में उड़ान भरी है? तो असम के तेजपुर में। गंगाजल पिक्चर में भी एक तेजपुर दिखाया गया है जो बिहार का सीन है, तेजपुर आपका असम में भी है। ठीक है, इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन आपसे आता है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया इसरो के पूर्व चीफ के सिवन को कहा जाता है। अभी इसरो के कौन है चीफ, आप लोग मुझे कमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाघ मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसी फॉर्म में एक आता है पक्षी मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है दोस्तों। इसके अलावा कलाम साहब के कुछ इंपोर्टेंट किताब हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे इग्निटाइड माइंड्स हैं, विंग्स ऑफ फायर है, अग्नि की उड़ान, तो ये भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा ही लिखे गए पुस्तक हैं। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बता ही दिया, असम के तेजपुर से एयर स्टेशन में सुखोई जेट फाइटर से जो है उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? आपको इस वीडियो में हर वो फॉर्म के क्वेश्चन मिलते हैं जो ट्रेंड में है और आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय एएसआई का मुख्यालय जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है, वीवीआई करके रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें जॉन मार्शल भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन जॉन मार्शल को नहीं मारना है, मारना किसको है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मारना मतलब मारना नहीं भाई, टिक करना। ठीक है, एशियाटिक समाज के संस्थापक कौन है? सर विलियम जोन्स हैं। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको याद हो भैया कि पिट्स इंडिया एक्ट भी जो है आपका 1784 में ही आया था, तो ये बात भी दोनों क्वेश्चन को साथ में याद रखें रिलेट करके। इसके अलावा इस फॉर्म में एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो लुई हेनरी और विवियन डिराजियो, तो इन दोनों का नाम आता है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापकों में से। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसी फॉर्म में, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली। ये कब हुए थे भाई? 1920 ईस्वी में हुए थे। संथाल विद्रोह के नेता भी आपसे पूछा जाता है, तो सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह कहां हुआ था? झारखंड के छोटा जो नागपुर का पठार है उसके आसपास में हुआ था, और संथाल विद्रोह के समय जो बायासराय था ये आपका कैनिंग था। कौन था?
कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा होम रूल लीग के संस्थापक इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, तो एनी बेसेंट और तिलक। तो सभी एक प्रकार के प्रश्नों को एक ही जगह समझाने से जो है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल में ही भारत के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। देखिए काफी जो है गौरव की बात है हमारे लिए, और इस क्वेश्चन को आप VVI कर लीजिएगा। इससे पहले विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कोई भी लेडी ये खिताब नहीं जीती थी। अभी वर्तमान में जो जीती है करंट में ये हरमनप्रीत कौर है। इसे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वुमेन में सिलेक्ट की गई है। तो हरमनप्रीत कौर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजडन वाला है, ध्यान रखे, मेन वाला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ICC वाला, इसमें जो है जगह मिला है किन्हें, सूर्य कुमार यादव को, स्काई को, जो मुंबई इंडियंस के लिए IPL में खेल रहे हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 ओवरऑल कोटा में जो है बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं, इन्हें पिछले साल भी यही थे और इस साल भी यही है 2022 में, यानी 21 और 22 दोनों के लिए यही अपना जो है काबिज है। इसके अलावा ICC मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये मैक्रो जेनसन है, जो आपका सनराइजर्स हैदराबाद में खेल रहे हैं IPL में, SRH में। ये ऑलराउंडर हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए इन्हें चुना गया है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 कौन है, ये बेन स्टोक है, जो आपका शायद किंग्स 11 में खेलता है। माफ कीजिएगा, बेन स्टोक के बारे में मुझे पता नहीं है कि किसमें खेल रहे हैं, समरन नहीं आ रही है। बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे MTS के लिहाज से। SSC चाहे TCS कोई भी एग्जाम करवाता हो तो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पिछले एग्जाम में हमने देखा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो 3 राज्य टॉप पे हैं आपका, जो पूछा जाता है त्योहार भी पूछा जाता है, लोक नृत्य पूछा जाता है और चोटी पूछा जाता है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गौरलोटा। नाम थोड़ा अजीब है, गौरलोटा नाम है इसका। ये छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और हाल फिलहाल में ये चर्चा का विषय भी है, इसीलिए ये पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, क्यों है चर्चा का विषय, क्योंकि यहाँ पे जो है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा पर्यटन स्थल जो है बनाए जाने के लिए इस पे रकम खर्च की जाएगी। ठीक है, तो गौरलोटा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। राउत, नाचा, पंडवानी, कर्मा, ये सभी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नृत्य और जो है आपका लोक नृत्य का प्रकार है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। मैंने कहा था पारसनाथ चोटी के ऊपर ही एक जैन तीर्थ स्थल है, जैन धर्म के जो है मंदिर कह सकते हैं, जैन धर्म के मंदिर है, जिसे समेद शिखर कहा जाता है, जो पारसनाथ के चोटी झारखंड में स्थित है। इस पर भी विवाद हुआ था समेद शिखर पे, ये भी चर्चा की विषय बनी थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसे जो है सार्वजनिक तीर्थस्थल के रूप में मानने से जैन धर्मावलंबी ने इनकार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड में सरहुल त्योहार, जट जटिन नृत्य, छऊ नृत्य, ये सब झारखंड में मनाया जाता है। छऊ एक एक्सेप्शनल है, यहाँ पे छऊ जो है आपका झारखंड के साथ साथ उड़ीसा में भी मनाई जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो जादूगोरा यूरेनियम की खान है, छोटा नागपुर की पठार है, झरिया के कोयला खान है, बोकारो स्टील प्लांट है, ये सभी झारखंड के अंदर स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न रीजन की, ये आपका अनाईमुदी है। अनाईमुदी चोटी कहाँ पे है, केरल के अंदर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है भैया, तो गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन यहाँ पे आपने स्टार का साइन देख रहा होगा, इसकी डिस्कशन अभी कर लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी टोटल हाइट 8586 मीटर है, जो सिक्किम में है। देखिए ओवरऑल पूर्ण रूप से अगर गॉडविन ऑस्टिन को भारत का चोटी आप नहीं मान सकते, क्योंकि इसका फैलाव जो है, जो पाक अधिकृत जमीन है इसके क्षेत्र में भी पड़ जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन में आपको कई बार भारत की सबसे ऊंची चोटी तो प्रश्न दिखता है, लेकिन ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन नहीं रहता है, तो आपको उस हिसाब से किसको मारना होगा, सिक्किम स्थित कंचनजंगा को। समझ गए स्टार का मतलब, क्योंकि ये भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका फैलाव है। पूर्ण रूप से जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है, और ये भारत की अगर केटू को पकड़ ले तो दूसरा सर्वाधिक ऊंची चोटी है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका कंचनजंगा। सबसे पहला हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी टोटल ऊंचाई 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, और नेपाल में स्थित सागर माथा कहा जाता है, ये हिमालय रेंज की चोटी है। ठीक है, इसके अलावा केटू जो गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत और पाकिस्तान में जो कुछ क्षेत्र चला जाता है सम्मिलित रूप से,
है ना। और तीसरी आ जाता है कंचनजंगा, जिसकी टोटल ऊंचाई 8586 मीटर है, जो आपका सिक्किम में स्थित है। पूर्वी घाट का फैलाव से क्वेश्चन आ चुका है। पश्चिमी घाट कौन कौन से स्टेट के किनारे है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। एक एक बात को हो सके तो एयरफोन लगा के सुने। पूर्वी घाट का फैलाव जो है उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक है, लेकिन दक्षिण में ये तमिलनाडु को भी छूता है बाया कर्नाटक और तेलंगाना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तो जाता है, लेकिन बीच में तो जगह पड़ेगा ना भाई, तो तमिलनाडु के मुहाना को भी छूता है, तो ये बाया कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र को भी घेरता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको इतना ही आंसर देना है, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, पूर्वी घाट का फैलाव। इसके अलावा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा भैया, तो जिंद गरहा है। कौन सा है, जिंद गरहा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। ये जो सभी स्टेट हैं ये आपको पश्चिमी घाट के किनारे स्थित स्टेट हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई पूछ दिया गया था, 1600 किलोमीटर जो है पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई मापी गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अच्छा पश्चिमी घाट से कुछ और देखिए, पश्चिमी घाट से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये आपके ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है, इन दोनों का जो मिलन स्थल है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नीलगिरी पहाड़ी, जो पश्चिमी घाट में स्थित ही पहाड़ी है, तो यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी पहाड़ी में एक जाति पाया जाता है टोडा जनजाति, ये भी आपको कई बार रेलवे के एग्जाम में देखा गया है। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो आपका नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। तो ये एडिशनल जानकारी था, है ना, ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। हाल में ही देश के 15वां तथा राजस्थान का प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, आजकल जहां भी देखो ना वंदे भारत एक्सप्रेस का व्हाट्सएप पे स्टेटस काफी चलता है, आप लोगों के पास भी आया ही होगा, है ना। तो वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान में पहली बार प्रचालन शुरू किया गया, और ये देश के 15वें जो हाल फिलहाल में ही चलाए गए हैं, और वर्चुअली तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसे फ्लैग दिखा के जो है रवाना किए हैं। तो ये किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी राजस्थान के अंदर, तो ये आपका अजमेर से दिल्ली कैंट तक जाएगी, और 5.5 घंटा में ये दूरी तय करेगी, काफी समय बचाएगी, ठीक है। तो अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी आपका राजस्थान के जो है प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। इसके अलावा भारत के प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस की जो आवागमन शुरू हुआ था, ये कौन दो स्टेशनों के बीच हुआ था, तो नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य में हुआ था, और ये 2019 में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दक्षिण भारत का प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चली, तो बेंगलुरु से चेन्नई के मध्य चली, बेंगलुरु से चेन्नई, सही है भाई, तमिलनाडु और कर्नाटक, बेंगलुरु और चेन्नई के मध्य चली आपका दक्षिण भारत के प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो बजट में घोषणा किया गया है कितने वंदे भारत एक्सप्रेस को आगामी 3 साल में मैन्युफैक्चर करने का, राइट। तो ये आपका 400 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाए जाने की बात करी गई है इस बजट में आगामी 3 सालों के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसकी मॉडल आपको मेट्रो ट्रेन जैसे दिखता होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, हाईडे स्पीड का युद्ध जो है 326 बीसी में किन नदी के किनारे, मतलब किस नदी के किनारे हुआ था। देखिए इस प्रकार के फॉर्म में 4 प्रश्न आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। एक तो हाईडे स्पीड का युद्ध पूछता है, दसराज युद्ध पूछता है, हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के संस्थापक मतलब शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध किस नदी पे हुआ था, और एक त्रिपक्षीय युद्ध पूछा जाता है। तो ये चारों ही युद्ध जो है ये नदी को रिलेट करके आपसे पूछा जाता है, और एक आपको वंश से रिलेट करके पूछा जाता है। ये किसी 2 आदमी के बीच की युद्ध ऐसा तो नहीं पूछा जाता है, बस नदी को रिलेट करके पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। मैंने पहले भी ये एनालिसिस के दौरान बता चुका है, फिर से रिपीट करवाता हूं। हाईडे स्पीड का युद्ध जो हुआ है ये 326 बीसी में हुआ है झेलम नदी के तट पे। किस नदी के तट पे भैया, झेलम नदी के तट पे। हाईडे स्पीड का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है, तो सिकंदर और राजा पोरू के, पुरुष है ना, राजा पोरस या राजा पुरु भी बोलते हैं इनके, तो इन्हीं के दोनों के मध्य हुआ था आपका हाईडे स्पीड का युद्ध। दसराज का एक युद्ध होता है, ये पुरुषनी या रावी नदी के तट पे। देखिए रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषनी कहा जाता था, चिनाव नदी को प्राचीन काल में आस्कनी कहा जाता था, आस्कनी, कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, आस्कनी कहा जाता था चिनाव को प्राचीन काल में, ठीक है, और पुरुषनी रावी को, है ना। तो रावी या पुरुषनी नदी के तट पे जो है दसराज युद्ध, मत नाम से स्पष्ट है, 10 राजा और सुदास के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हो गई थी। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था ये आपका नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे नर्मदा नदी जो है
किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ठीक है, चोटी नहीं पूछ रहा हूं, अमरकंटक नहीं पूछ रहा हूं, किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल वंश जो है ये पाल है, प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है। ये क्वेश्चन आपके HCM में आया था कि त्रिपक्षीय युद्ध में कौन सा वंश शामिल नहीं है, तो इन तीनों के अलावा एक और वंश दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। एक वंश जो दिया गया था वो सातवाहन था। ठीक है, इसके संस्थापक भी आपको जरूर याद होना चाहिए। पाल वंश के संस्थापक भैया गोपाल हैं, प्रतिहार वंश के संस्थापक भैया नागभट्ट प्रथम है, ये भी अलग से पूछा गया CGL में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग है, क्या है? दंती दुर्गा। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, कन्नकुडी वैद्यनाथन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कन्नकुडी वैद्यनाथन का संबंध जो है ये वायलिन से है। विष्णु गोविंद जोग ये भी वायलिन प्ले करते हैं। एल सुब्रमण्यम ये भी वायलिन बजाते हैं। संगीता राजन ये भी आपका वायलिन से संबंधित है। TN कृष्णन ये भी वायलिन से संबंधित है। तो ये चारों पांचों कैरेक्टर जो है आपके वायलिन प्ले करते थे। इसके अलावा नीरू स्वामी पिल्लई ये नाद स्वरम बजाते हैं। जुबीन मेहता सिम्फनी बजाते हैं। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर ये सभी जानते हैं। एग्जामिनर हो गया है चालाक, तो ये जानने वाले पूछने की संभावना कम होती है। हाँ, कभी बहुत बिजी रहता है तो यही पूछ देता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर फुर्सत में बनाए ना मित्रों, तो ये जो है थोड़ा सा इस प्रकार से पूछते हैं जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो, नाम सुना सुनाया नहीं लगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कंप्यूटर सेक्शन से, किस ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है? देखिए, इस बार का जो CGL मेंस हुआ है ये 6 मार्च में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 मार्च के CGL मेंस में कंप्यूटर के सेक्शन से जो 20 प्रश्न आते हैं उसमें से पूछा गया है। तो पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस है, जिसे आप कंप्यूटर के जो CPU कैबिनेट होता है उसके जो पोर्ट होते हैं उसमें आप लगा के कोई भी वीडियो चाहे कोई भी डाटा वगैरह को जो है मतलब स्टोर करने का काम करते हैं। तो फ्लैश ड्राइव जो है आपका किसे कहा जाता है? पेन ड्राइव को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्षेत्र की कुल इनकम में किससे भाग दिया जाता है या विभाजित किया जाता है? तो देखिए, किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए 500 है और उस गांव की जो है आपका टोटल इनकम जो है मान लीजिए कि 10,000 रुपए है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? तो इस 10,000 में हम ये टोटल जनसंख्या यानी 500 से भाग दे डालेंगे, है ना, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 रुपया पर व्यक्ति आय उस गांव का होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो टोटल जनसंख्या से टोटल इनकम में भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। आइए, देश की जो भी किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की अगर आपको स्थिति का पता लगाना है तो सबसे उत्तम विधि है कि उस राज्य या फिर उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसी से पता लगाया जाता है कि वो आय जो है कितने पानी में खड़ा है वो देश या राज्य। इसके अलावा वर्तमान में देश की प्रति व्यक्ति आय की जो गणना इस बजट के अनुसार दिखाया गया है ये 1.97 लाख रुपया पर व्यक्ति सालाना है। इसके अलावा देश के लिए प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है दादा भाई नरौजी ने किए थे। ये क्वेश्चन भी आए है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस है या पहले संगठन थे उनका नाम दे दिया जाता है और अधिकांश बच्चा उसे ही टिक कर देते हैं। जिनको ये क्वेश्चन पहले से जो है इससे मुकम्मल मतलब इससे जो परिचित नहीं रहते हैं तो ऐसे गलती करके आ जाते हैं। इसीलिए आपको जानना है कि देश के लिए प्रति व्यक्ति आय की जो गणना सर्वप्रथम दादा भाई नरौजी ने व्यक्तिगत रूप से लगाया था। इसके अलावा दादा भाई नरौजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष एक बार पूछा गया था तो ये भी दादा भाई नरौजी है। आपसे पूछा जाता है ना भाई कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नरौजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये सब पूछा जाता है कांग्रेस के जो है मतलब उसके बैठक से, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली जो वर्तमान में संस्था है इनका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके NSO जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मोलस्का संघ से संबंधित है? देखिए मैंने मोलस्का हो, एनालिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, ये सभी को पहचानने का आपको बेसिक तरीका बता दिया हूं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप एग्जाम में सही राइट सिलेक्शन पे ही टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से सुन लीजिए, इस ऑप्शन में ऑक्टोपस है, केचुआ है, जोंक है, मकड़ी है, केकड़ा है, इसमें से आपको मोलस्का फाइलम की प्राणी चुन
ढूंढना है तो मोलस्का संघ से संबंधित है आपका ऑक्टोपस। आप कहेंगे भाई ऑक्टोपस में तो कोई कवच नहीं होता, इस प्रकार के ऑक्टोपस होते हैं, इसमें 8 इस प्रकार से निकले होते हैं। मैंने भी बना लिया भाई ऑक्टोपस का चित्र, ठीक है, इसी प्रकार से होता होगा, हाँ इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्टोपस है ये मोलस्का फाइलम मोलस्का संघ में है, इसे ध्यान रखें ऑक्टोपस, ठीक है। ये लचीला होते हुए भी मोलस्का में है, ठीक है। वैसे मोलस्का में जो है आपका शंख जो होता है, ये घोंघा जो होता है, सीपी जो होता है, ये सभी आपके मोलस्का में है। इसके ऊपर जो है एक मजबूत कवच होता है और जब भी खतरा भासता है ये कवच के अंदर घुस जाएगा, ऐसा सोया रहेगा कि हमको तो कोई नहीं मार सकता है ना। तो ये है मोलस्का। वैसे आपका ऑक्टोपस भी मोलस्का में आता है। तो बेसिक क्या रहा कि जिसके ऊपर कवच होते हैं ये मोलस्का से आता है, ठीक है। इसके अलावा केंचुआ और जोक जो है इसका शरीर कैसा होता है, लीच के जैसा, ट्यूब के जैसा होता है। तो जो भी ट्यूब आकार के प्राणी होते हैं ये आपका एनीलीडा संघ के प्राणी होते हैं। कौन सा? एनीलीडा संघ के प्राणी होते हैं। एनीलीडा इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा पेन जो है इस प्रकार से एनीलीडा संघ के हैं। इसके अलावा जो भी कीट पतंग होते हैं, मकड़ी, केकड़ा, तितली, कैटरपिलर वगैरह, मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। गांव घर में गंगवायर होते हैं, इस प्रकार से एक होता है, इसमें बहुत सारे टांग इस प्रकार से चलते रहते हैं, धान की खेत में बहुत होता है ना। तो ये भी जो है आपका आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। आई होप आपने ये तीनों संघ और अच्छे से पकड़ लेंगे देहाती भाषा में। एक पे तो खोल लगा होगा, एक का आकार ट्यूब के जैसा, पाइप के जैसा होगा, और आर्थ्रोपोडा में जो होगा कीट पतंग के श्रेणी में, जिनमें कम से कम जो है 8 इस प्रकार से टांग होना चाहिए, मतलब कीट पतंग के जैसा होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा ऑक्टोपस में कितने हृदय पाया जाता है? ये सीजीएल प्रे का क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस में कितने हृदय होता है। पूछा गया था कि किस जानवर में 3 हृदय पाया जाता है, तो ऑक्टोपस में आपके 3 गो हार्ट पाया जाता है। इस प्रकार से 3 गो जो है हार्ट पाया जाता है आपके ऑक्टोपस में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑक्टोपस में ब्लड का रंग जो है दोस्तों नीला कलर का होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑक्टोपस जो है मांसाहारी जीव होता है। स्तनधारी और पक्षियों में कितने चेंबर वाली हृदय होती है? देखिए हृदय की चेंबर एक अलग चीज है कि भाई इस प्रकार से हृदय हुआ और इसको हमने 4 चेंबर में बांट दिया, 4 चेंबर में बांट दिया। तो ये 4 चेंबर वाली हृदय होता है आपका किसके पास? स्तनधारी जो हम लोग हैं, और पक्षी समुदाय में, है ना, 2 निलय और 2 आलिंद होता है, 2 निलय और 2 आलिंद होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना, जिसमें भी 4 चेंबर होता है। तो स्तनधारी और पक्षी में क्या हो गया? 4 चेंबर वाला। ऑक्टोपस में कितने हृदय हो गए? तो पार्टिकुलर 3 हृदय हो गए, ठीक है। इसके अलावा रेप्टेलिया जो होते हैं, जो भी रेंग के चलते हैं ना, इस प्रकार से सांप देखे होंगे, है ना, रेप्टेलिया या उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियन जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, इनमें 3 चेंबर वाली हृदय होती है ना। ये सभी के सभी फैक्ट जो है आपके इंपोर्टेंट हैं, एक भी फैक्ट को मिस न करें, किसी को स्किप न करें, ठीक है। इसके अलावा मगरमच्छ, अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो रेप्टेलिया होते हैं बंधु, ये आपका 3 चेंबर वाली हृदय को जो है रखती है, लेकिन मगरमच्छ 4 चेंबर वाली हृदय होती है। ये अपवाद है, यहाँ पे लिखा गया है, ये अपवाद है। मगरमच्छ 4 चेंबर वाली हृदय वाला प्राणी होता है। इसे VVI कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्टोपस और मगरमच्छ से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं हृदय को रिलेट करके, क्योंकि सभी जानते हैं भाई रेप्टेलिया में 3 चेंबर होती है, लेकिन मगरमच्छ में 4 होती है। मगरमच्छ भी तो रेप्टेलिया में आ जाता है, तो इसी कारण जो है कंफ्यूजन है, इसी कारण एग्जाम में आता है ना। इसके अलावा जो है स्तनधारी और जो पक्षी होता है, अभी आपने देखा कि भाई 4 चेंबर वाली हृदय होती है, 2 निलय और 2 आलिंद, है ना। इसी प्रकार से स्तनधारी और पक्षी जो है ये गर्म खून के प्राणी होते हैं। प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, ब्लड को रिलेट करके अगर बात करें, एक तो शीत रक्त प्राणी होते हैं और एक आपका गर्म रक्त प्राणी होते हैं। अब शीत रक्त प्राणी से ऐसा मतलब नहीं है कि उसका खून जो है फ्रीज रखा रहता है उसमें ठंडा होता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि शीत रक्त के जो प्राणी होते हैं बंधु, उनको वायुमंडल या फिर जो टेम्परेचर है मौसम के अनुसार जब बदलता है तो उसे खुद को ढालने के लिए उस फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे आप मगरमच्छ वगैरह को देखे होंगे, पानी से निकल के धूप सेकता रहता है ना, क्योंकि ये शीत रक्त प्राणी है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऐसा करता रहता है। लेकिन हमारे लोगों को ऐसा नहीं है, हम कहीं भी रहे, है ना, हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग हैं गर्म खून के प्राणी, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? देखिए जानते सभी कोई है, लेकिन इससे क्लू लगा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताने का काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 108 जो है ये संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने से संबंधित है। बुलाते कौन है भैया?
तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब किस मामले पे बुलाते हैं, तो आपको दो मामला याद रखना है, उस पे नहीं बुलाते हैं। ये मामला कौन कौन से हैं, एक तो धन विधेयक की जब मामला हो, धन विधेयक के मामले में गड़बड़ी हो गई हो, इसके अलावा जब संविधान संशोधन की विषय पे बात करना हो, इन दोनों को छोड़ के अन्यथा सभी प्रकार के मामले में जब दोनों सदनों के बीच में कोई भी गर्मा गर्मी या मतभेद उत्पन्न हो गया हो, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करते हैं, आर्टिकल 108 के थ्रू राष्ट्रपति साहब। ठीक है, तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे, धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जाता है और संविधान संशोधन के मामले में भी नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर, जो अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिरला साहब है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अगर स्पीकर नहीं हो, गांव गया हो या फिर विदेश गया हो या फिर बीमार हो, जो भी हो, तो इसके कौन करेंगे भाई, तो उपाध्यक्ष करेंगे। किसके उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर किसी कारणवश लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब उस स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग का बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो जो राज्यसभा के आपका उपसभापति होते हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो करते हैं। आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा के सभापति अभी कौन है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन होते हैं, वर्तमान में कौन है। ठीक है, वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं दोस्तों, ये हरिवंश नारायण सिंह है, जो जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, 110 का संबंध आर्टिकल धन विधेयक से है, आर्टिकल 112 का संबंध वित्तीय विवरण से है, जो बजट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल के एक मैच के दोनों पारियों को मिलाकर कुल कितनी बार स्टैटिक टाइम आउट दिया जाता है। पिछली साल के एमटीएस में पूछा गया था कि स्टैटिक टाइम आउट का समय अवधि क्या होता है, तो 2.5 मिनट है ना। तो क्यों नहीं पूछा जा सकता ये, है ना। तो भाई 4 बार दिया जाता है, 2 बार एक टीम को और 2 बार दूसरे टीम को। जब एक टीम बॉलिंग करता है तो 1 बार, तो बैटिंग करने वाला टीम को 1 बार, और जब बॉलिंग कर रहा था बैटिंग करेगा तो फिर से इनको, और फिर जो बैटिंग कर रहे थे वो बॉलिंग करेंगे। तो मतलब एक पारी में 2-2 बार, मतलब कुल मिला के पूरे मैच के दौरान 4 बार आईपीएल में जो है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो है घंटी बजती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टैटिक टाइम आउट की अवधि कितनी होती है, 150 सेकेंड या 2.5 मिनट। आईपीएल 2023 का जो हो रहा है, ये कौन सा संस्करण है, 16वां संस्करण है। आईपीएल में अब तक सर्वाधिक रन कौन बनाए भैया, विराट कोहली। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सब, है ना। सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं, डेविन ब्रावो लिए हैं। सर्वाधिक छक्के जो लगाए हैं, ये आपका क्रिस गेल लगाए हैं, सिक्सर भैया, छक्के नहीं सिक्सर, है ना। इसके अलावा आईपीएल 2023 में सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी कौन है, सैम करन है, किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा है, पीटी जिंटा जो है मालिक है इनके। आईपीएल 2023 के स्पॉन्सरशिप कौन है, टाटा। पिछले वाले का भी स्पॉन्सरशिप कौन थे, टाटा। पिछले वाले के विजेता जो है गुजरात टाइटंस से, उपविजेता राजस्थान रॉयल रहे थे। पर्पल कैप जो है युजवेंद्र चहल को मिले थे, और ऑरेंज कप जो है जॉस बटलर को दिया गया था। आईपीएल 2023 में इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है। तो इंपैक्ट प्लेयर जो है ये कब लिया जा सकता है, तो 14वें ओवर के पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूपीएल जो हुआ है, जिसका प्रथम संस्करण हुआ है और खत्म हो चुका है, तो इनके विजेता मुंबई इंडियंस रहा था, दिल्ली को हरा के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, देख कौन सी है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड सबसे बड़ी नदी जो है पेनिनसुलर इंडिया का आपसे पूछा गया है, तो ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहां से निकलते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है, और लास्ट में कहां पे गिरती है, तो बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपसे सीएचएसएल में पूछा गया इसी बार। तो सहायक नदी कौन कौन से है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना। एक क्वेश्चन आता है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद शहर जो है ये आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद में क्या क्या है मैं सब दिन बताता हूं, यहां से भी काफी क्वेश्चन आता है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, चार मीनार है ना, ये सब आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान है, इरडा का मुख्यालय है, ये सभी हैदराबाद में। हैदराबाद की बिरयानी भी फेमस है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है भैया, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, महाराष्ट्र ही होता है, नासिक के समीप से होता है, और इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछा जाए, दक्षिण भारत की गंगा, तो हो जाता है आपका कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो कावेरी, क्योंकि इसमें की लगा है, और खाली दक्षिणी गंगा कहे तो गोदावरी हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमणीय धातु को किन दो वर्गों के बीच में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, संक्रमणीय धातु जो हैवी मेटल होते हैं, जो आपका काफी धातु के गुण रखते हैं काफी हद तक, उसे कहा जाता है। तो संक्रमणीय धातु को समूह जो है 3 से 12 के मध्य में रखा गया है। आइए फिगर से समझ ले तो ज्यादा बेटर है। देखिए,
देखिए आपके सामने पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, ये जो 3 वाला समूह है और ये जो 12 वाला समूह है, इसके कलर आपको ज्यादा पीला दिख रहा होगा। तो ये जो भी पीले पीले कलर के हैं ये सभी धातु तत्व हैं, जो आपके इसे संक्रमणीय धातु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संक्रमणीय धातु कहा जाता है, भारी धातु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो गया। यहां से समझने के लिए और भी चीज है, जो भी ये आपके नीले कलर को दिख रहा है, ये आपका नीले कलर को दिख रहा होगा, नीला वाला है ना, नीला वाला आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको उपधातु भी शामिल है ना, और अधातु भी शामिल है। नीला नहीं जी, ये हरा है, हरा कह सकते हैं, इस कलर को हरा कह सकते हैं। हरा नहीं कह सकते, ब्लू भी नहीं कह सकते। इसको कौन सा कलर कहेंगे भैया? देख लीजिए कौन सा कलर जहां पे पेन चल रही है ना। इसके अलावा लास्ट में जो आपको 2 कलर दिख रहे हैं, समूह 18 और समूह 17। समूह 18 में आपका जो इनर्ट गैस है, जो अक्रिय गैस है, इनको रखा गया है, जैसे आपका हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब इसी में मिलेगा। इसके अलावा समूह 17 में जो है ये आपका हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप, जिसमें क्लोरोन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब है आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में अगर आप ये गिनेंगे तो मेटल तत्व जो हो जाएंगे ये 91 हो जाएंगे, नन मेटल जो हो जाएंगे यानी अधातु जो हो जाएंगे ये आपका 20 हो जाएगा, और उपधातु जो हो जाएगा ये आप जिसे अर्धचालक भी कह देते हैं। उपधातु को जो न तो धातु है न ही अधातु है, जिसे उपधातु कहा जाता है या अर्धचालक कहा जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है ये आपका 7 है। सभी को जोड़ेंगे 118 आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ज्ञात तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आप वर्ग देख रहे हैं, 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में आप आवर्त देख रहे हैं, 7 आवर्त हैं। खोजकर्ता कौन है भैया? तो मोसले बाबा हैं। ठीक है, और कृत्रिम तत्व कितने हैं? तो 24 है, जिसे सिंथेटिक ढंग से बनाया गया है। प्राचीन वाले आवर्त सारणी की बात कर ले जो मेंडेलीव ने बनाया था, तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में टोटल 63 तत्व थे। ठीक है, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और आपका जो है 9 ही वर्ग थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वास्तव में तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, हो सके तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।